अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक होंगे आप सब लोग। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा कि ज़रान खानज़ादा बबर की मौत का सबको ये बताता है कि इसकी और इसके बॉडीगार्ड फिरोज की डेरे पर आपस में कोई बात पे बहस हुई और एक दूसरे ने दोनों के ऊपर फायर कर दिए, जिसकी वजह से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। और दूसरी तरफ अब्रिश, जो कि ज़रान खानज़ादा से सारे ताल्लुक ख़त्म कर देती है और अपने हाथ से उसके नाम की अंगूठी भी उतार देती है और ज़ईम के साथ निकाह करने पर राज़ी हो जाती है और कहती है कि मेरा कल ही ज़ईम के साथ निकाह हो जाए। और एक और साइड पर देखा जाए कि असफंदयार खान, जो बबड़ का भाई था, उसे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आता कि उसके भाई की मौत ऐसे हुई है। वो अपने पर्सनल बॉडीगार्ड को कॉल करता है और कहता है कि मुझे बात का पूरी तरह से पता करके बताओ कि बबड़ की मौत कैसे हुई। जिस पर वो बताता है कि उसकी मौत ज़रान खानज़ादा की गोली से हुई है, ना कि उसके बॉडीगार्ड से। उसको पता चल जाता है कि ज़रान खानज़ादा ने ही मेरे भाई को मारा है, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्से में होता है और पता करना चाहता है कि अब इसने मेरे भाई को क्यों मारा है। तो देखते हैं आज की एपिसोड 2 में क्या बनता है आगे। बहुत ही थ्रिलिंग और अच्छी एपिसोड्स ये दो होने वाली है। उम्मीद करता हूँ आप लास्ट तक लाजमी सुनेंगे और इंजॉय करेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जाके कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड नंबर 32। डाइनिंग टेबल के गिर्द सब मर्द हजरात अपनी अपनी नशिस्तों पर बुर्जमान नाश्ता कर रहे थे। असफंद यार खान कब से खाली प्लेट में चम्मच फेर रहा था। क्या हुआ असफंद, तुम नाश्ता नहीं कर रहे? अरबद खान ने असफंद यार खान के चेहरे पर छुपाए गहरे मामूल तासरात को देखकर परेशानी से पूछा। डाइनिंग टेबल पर मौजूद सब नफूस असफंद यार खान की तरफ मतवज्जा हुए थे। जरान खान, जो असफंद यार खान के सामने वाली कुर्सी पर बैठा था, जरान ने नाश्ते से हाथ रोककर असफंद पर निगाह डाली, जो बब्बर की मौत के बाद जरूरत से ज्यादा खामोश हो गया था। असफन की बातचीत के इसके साथ भी ना होने के बराबर थी। जरान ने असफन की खामोशी की वजह बब्बर की मौत को करार दे दिया था, इसलिए इसने इसे ज्यादा खरीदा नहीं था। मगर आज इसके चेहरे के नाफहम तासरात देखकर वो बुरी तरह चौंका था। असफंद यार खान को खुद की तरफ स्पॉट नजरों से देखता पाकर जरान मुस्कुराया। असफंद भी जवाबर मुस्कुराया था, मगर पुरसरार सर्द मुस्कुराहट, जिसे जरान ने नासमझी से देखते कुर्सी पर बेचैनी से पहलू बदला। इसे गैर मामूली होने का एहसास हुआ था। यशवंत यार खान की आंखें तो ना थी। जरान, मुझे एक बात जाननी है तुमसे, बबर की मौत कैसे हुई? असफंद ने अरबद खान के बात इग्नोर करते जरान खान ज्यादा की आंखों में देखते सवाल किया। जरान ने गहरी सांस लेते कुर्सी के साथ टेक लगाई। सब नाश्ते से हाथ खींचते इन दोनों की तरफ मतवज्जा हुए थे। असफंद यार खान का सवाल अजीब नहीं था, बल्कि इसका लहजा अजीब था। सर्द बर्फ सी मानंद ठंडा। चेहरे के तासरात भी कुछ अजीब से थे। मैंने बताया था आप सबको, मुझे डेरे पर पेड़ोज और बबर की खून में लथपथ लाशें मिली थी। जरान ने सबको देखते तहम्मुल से बताया। जरान ने असफंदियार खान को देखते से गुरेज की थी। वो असफंदियार खान की आंखों में नहीं देख सकता था। बबर की मौत का जिम्मेदार ना होते हुए भी वो खुद को इन सब का कसूरवार समझ रहा था। लेकिन तुम तो इस्लामाबाद में थे, तुम इस्लामाबाद से इतनी जल्दी क्यों वापस आए? असफंदियार खान ने चुपते लहजे में एक और सवाल रखा। असफंद के सवाल पर जरान एक बार फिर से इस तरह कैफियत में कुर्सी पर पहलू बदल कर रह गया था। मुझे रमजान ने फोन पर बबड़क और पिरोज के मरने की इतला दी थी, तो मैं ये सुनने ही फौरन इस्लामाबाद से वापस आया था। जरान ने इस बार भी कदरे तहम्मुल से जवाब दिया था। वो शायद सबसे इन सवालों की तवक्का करता था, मगर असफन से नहीं। वो सवाल नहीं कर रहा था, बल्कि तफ्तीश कर रहा था। इस तफ्तीश में सिर्फ इसके लिए बेयकीनी थी। जरान ने अपनी इस तरह भी कैफियत पर काबू पाते बजाय खुद को पुरसकून किया। लेकिन रमजान ने तुम्हें ही क्यों कॉल की? इसने मुझे क्यों नहीं की? तुम्हें इसने इतनी दूर से बुलाया, मगर हम सब से किसी को इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा। तुम्हें वहां से आने में 4 घंटे लगे, जबकि हमें 10 मिनट भी नहीं लगने थे वहां पहुंचने में। असफंद के सर चुपते लहजे में गैर तंज की भी आमेजिश थी, जिसे वहां बैठे एक एक नफूस ने महसूस किया था। जरान ने असफंद के अंदाज पर लब भेजे। असफंद, क्या कहना चाहते हो? खुलकर कहो। ये सब जरान बता चुका है कि वो बबड़ की मौत की खबर सुनकर गहरे शौक में चला गया था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो क्या करे, इसलिए इसने ही रमजान को सबको बताने से मना किया था। अरहाम ने असफंद के अंदाज पर संजीदगी से इसे टोका। लाला, इस बात पर आप यकीन कर सकते हैं, घर वाले कर सकते हैं, मगर मैं नहीं। बबड़ की लाश डेरे पर 4 घंटे पड़ी रही, मगर हम सबको पता नहीं चला। मगर जरान खान ज्यादा को इस्लामाबाद बैठे बैठे इतला मिल गई। इस बात में कोई सेंस बनती है? असफंद ने गुस्से से चम्मच प्लेट पे जोर से पटका। जरान असफंद के अंदाज पर अपनी मुठ्ठियां बेच गया था। असफंद, ये किस तरह बात कर रहा है तुम अरहाम से? क्या कहना चाहता है तुम? अगर हमें देर से खबर मिली भी तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारा बबड़ तो इस दुनिया से चला गया था। देर से खबर मिलती है, जल्दी क्या फर्क पड़ता? अरबद खान जबत की कैफियत में, इंतहाई कैफियत के आलम में तकलीफ में बोले। बबड़ के मरने के बाद वो काफी मुजम्मिल हो चुके थे।
यही हाल समीउल्लाह का था। वो परेशानी और इज़्तिराब में असफंद और ज़रान को देख रहे थे। बात इतनी सीधी नहीं थी जितना सब समझ रहे हैं। समीउल्लाह असफंद के नाफहम सर्द तासरात और ज़रान के ज़बत से सुर्ख पड़ते चेहरे को देखकर ज़मीन पर नज़रें गाड़े खुद पर काबू पाने की नाकाम सही कर रहे थे। ज़रान अपने मुंह पर हाथ फेरते असफंद के चेहरे के एक्सप्रेशन देख रहा था, जहां इसके लिए अजीब सी नफरत, गुस्सा, इश्तियाल था। ज़रान अब सही मायनों में परेशान हुआ था। ये वो असफंद यार नहीं था जिसमें ज़रान की जान बसती थी। शेराम, अड़हाम सब असफंद यार खान को ही देख रहे थे, जिसकी सुरख आंखों में चिंगारियां फूट रही थी। बात यह है कि ज़रान झूठ बोल रहा है। इसने बबर की मौत की असल वजह और जगह से छुपाई है। असफंद यार खान ने ज़रान को घूरते एक एक लफ्ज पर जोर दिया था। असफंद की बात पर सबने उलझन बड़ी निगाहों से इसे देखा। असफंद, जो भी कहना खुलकर कहो, यूं पहेलियां मत बुझाओ, हम आगे ही बहुत गम में हैं। इस तरह की बातें करके तुम हमें मजीद परेशान कर रहा है। समीउल्लाह मजीद खामोश नहीं रह सकते थे, इसलिए भारी बारब लहजे में असफंद को टोका। दाजी, बबर को पेड़ोज ने नहीं बल्कि अहल ने मारा है। असफंद की बात पर सब शॉक्ड के आलम में अपनी अपनी कुर्सियों से खड़े हुए थे। सिर्फ जरान खान ज्यादा ही था जो कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो असफंद को संजीदगी से देखते बात को समझने की कोशिश कर रहा था। इसे असफंद के सवाल से लग रहा था असफंद यार खान बबर की मौत का जिम्मेदार इसे ठहराएगा, मगर वो एल को कसूरवार गिरदान रहा था। लेकिन क्यों? ऐसी क्या बात असफंद को पता चली है जो ये सब कह रहा है? तुम होश में तो है? तुम ये क्या कह रहा है? दरीद खान शॉक्ड की कैफियत में बोले। जी काका, मैं होश में ही हूँ। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ पूरी तहकीक और अपने होशो हवास में कह रहा हूँ। बबर कोरपेडोज ने इस दिन अहल की गाड़ी का पीछा किया था, जिसमें वो सईद खान की बहन जरताज को भगा कर ले जा रहा था। अहल मंगोरा में मौजूद हमारे गेस्ट हाउस में रुका था। यकीनन इसकी चाबियां इसे जरान ने ही दी होंगी, क्योंकि जरान को इससे सब किस्से के मुतालिक पहले से खबर थी। वो अहल के साथ मिला हुआ था। बबर ने अहल को कुछ दिन पहले वार्न किया था वो इसके गांव की लड़की जरताज से दूर रहे, मगर अहल ने बबर की बात नहीं सुनी थी। इस बात की खबर भी जरान को है। असफर ने तंजिया मुस्कुराते हुए जरान को चेयर पर इत्मीनान से बैठे देखते शोला बार निगाहों से घूरा। जरान का इत्मीनान इसे अलग आग लगा गया था। जब अहल जरताज को गेस्ट रूम में लेकर दाखिल हुआ तो वहां पहले ही बबर और फिरोज मौजूद थे। जरताज को इसके घर से भागने पर अहल और बबर के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके नतीजे में अहल ने बिना सोचे समझे बबर और फिरोज पर गोलियां चला दी। बबर सिर्फ वहां अहल को डराने गया था। इसका मकसद अहल और जरताज को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, मगर अहल ने बबर और फिरोज पर बिना सोचे समझे गोलियां चला दी और वो खुद जरताज को लेकर वहां से भाग गया। जरान ने अहल को बचाने के लिए हम सबसे झूठ बोला। असफंद यार खान ने जरान को सर्द सुरख नजरों से देखते सारी हकीकत को मरोड़ तोड़ कर बयान की थी। इसने जानबूझकर अहल पर बबर की मौत का इल्जाम लगाया था, क्योंकि वो जरान खानजादा को बबर की मौत की अलग तरीके से सजा देना चाहता था। असफंद, तुम सारी इंफॉर्मेशन गलत है। तुम्हें लगता है अहल बबर को मार सकता है? अहल और बबर का झगड़ा जरूर हुआ था, मगर मेरे निकाह वाले दिन के बाद बबर को और अहल नहीं मिले। बबर को और फिरोज की लाशें मुझे डेरे पर ही मिली थी। तुमने बबर की मौत का गहरा सदमा लिया है, इसलिए तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। जरान ने चेयर से उठते सुकून से कहा। मैं कोई सदमा में नहीं ले रहा। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है। जिस दिन बबर की मौत हुई अहल इस दिन इधर ही मौजूद था। वो जिन रास्तों से गुजरा है वहां की फुटेज मेरे पास है। कहो तो जिस गाड़ी में अहल और जरताज मौजूद थे इसका नंबर भी तुम्हें दे दूं। असफर ने टेबल पर दोनों हाथ जमाते जरा सा झुकते जरान को सर्द नजरों से घूरते सर्द लहजे में कहा। वो दोनों टेबल के सामने आमने सामने ही खड़े थे। जरान असफद के अंदाज देखता अब नजरें झुकाए सर नफी में हलाते फीका सा मुस्कुराया। बबर की मौत के बाद जरताज भी अपने घर से गायब था। अहल भी जिले फुप्पो के साथ इस्लामाबाद में नहीं है। असमत यार खान जरान के इत्मीनान को देखते टेबल पर जोर से हाथ मारते चिल्लाया। अहल अमेरिका में है। जरान ने असफन के चलाने पर समीउल्लाह को देखते धीमे पर सुकून लहजे में बताया। जिले फुप्पो के मुताबिक अहल ने आज से 4 दिन पहले अमेरिका की फ्लाइट ली है। मैंने पता करवाया है पिछले 4 दिनों में अहल नाम के किसी पैसेंजर ने अमेरिका की कोई फ्लाइट बुक नहीं करवाई। असफन की बात पर सबने अब मशकूक नजरों से जरान को देखा। ठीक है, तुम्हारी हर बात को सही मान लेते हैं, तो फिर सबको बताओ अहल है कहाँ? क्या इसके लिए इतना आसान था कि बबर को पड़ोस को मारकर यहाँ से भागना? बच्चों जैसी बातें मत करो। असफन, बी प्रैक्टिकल। बबर की मौत का जिम्मेदार वो पड़ोस था। दोनों में झगड़ा हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। बात इतनी सी है, तुम किसी बेकसूर को कसूरवार साबित नहीं कर सकते। जरान ने अब की बार टेबल पर दोनों हाथ जमाते थोड़ा झुकते असफंद यार खान की आंखों में देखते सर्द अंदाज में कहा। असफंद का तंजिया सर्द अंदाज इसके जबत से बाहर हुआ था, इसलिए इसके अंदाज में जवाब देते इसे कारदार निगाहों से घूरते वान किया। जरान के लहजे में झलकता इत्मीनान महसूस करते असफंद के लंबों पर तलख मुस्कुराहट दौड़ी। अपनी इतनी सालों की दोस्ती पर परेशानी हुई थी। इसने एक खुदगर्ज इंसान से इतने साल दोस्ती निभाई जो इसकी बेगर्ज दोस्ती के काबिल ना था। अहल के लिए आसान नहीं था,
यहाँ से भागना, मगर जरान खानजादा के लिए तो आसान था अहल को यहाँ से भगाना। असफन ने जरान को देखते गहरा तंज किया। असफन, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो और ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। जरान अब अपने गुस्से पर काबू ना रख सका था, इसलिए अपनी अंगशत शहादत की उंगली उठाए इसे सख्त लहजे में तंबिया की। तुम लोग ये सब क्या कह रहे हो? हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। समीउल्लाह खान अपने दिल पर हाथ रखते कुर्सी पर बैठे थे। शेराम ने समीउल्लाह के कपकपाते वजूद को देखते जल्दी से आगे बढ़ते इन्हें पानी पिलाया। बाकी सब शिद्दत खड़े असफंद खान की बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। मुझे भी लगता है असफंद बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमारा बबर की मौत की वजह जानकर हमको भी यकीन नहीं आया रहा। वो पेरोज क्यों मारेगा बबर को? वो दोनों बहुत अच्छा दोस्त भी था। असफंद ये सारी बात कह रहा है, यकीनन इसमें कुछ तो सच होगा, वरना असफंद को क्या पड़ा है ये सब कहने का। अरबद खान जरान को अपनी सख्त नजरों के हिसार में बोले थे। लेकिन काका, अहल ने अगर बबर को मारा भी है तो जरान अहल को क्यों बचाएगा? बबर से ज्यादा जरान को अहल तो अजीज नहीं हो सकता। अरहाम ने बात बिगड़ती देखकर तहम्मुल से अरबद खान को समझाने की कोशिश की। लाला, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जरान ऐसा क्यों करेगा। अहल अबरिश का भाई है। जरान खान ज्यादा अहल को नहीं बल्कि अबरिश के भाई को बचाने की कोशिश कर रहा है। अबरिश को बीच में मत लाओ। असफंदियार खान, तुम्हें मुझ पर शक है, मुझसे बात करो। मैं हर इल्जाम का जवाब भी दूंगा और ये साबित भी करूंगा मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। जरा ने अपनी मुठ्ठियां बेचते बहुत तहम्मुल से कहा, मगर इसके माथे की फूलती रगे इस बात की गमास थी कि वह असफंदियार खान के इल्जाम अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेगा। चलो मान लेते हैं जरान के तुम्हारा इस सब में कोई हाथ नहीं है, मगर अहल का तो है, इस बात का तो मानते हो? अब की बार असफन ने जरान की आंखों में आंखें डालकर बहुत सुकून से पूछा। जरान खानजादा का तेज इश्तियाल से सुर्ख चेहरा असफन को पुरसकून कर गया था। अभी तो जरान खानजादा को वो तकलीफ देने वाला था कि वो दर्द से भी बुरी तरह बुलबुला उठता। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि अहल ने ये सब किया है, ठीक है, तुम इसे ढूंढ कर लाओ और इसे सजा दे दो। जरान की बात पर असफंदियार खान के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई। मैं इसे ढूंढ निकालूंगा, तुम इसकी फिक्र ना करो। मगर अब जबकि वो यहाँ से फरार हो गया है तो गांव के कानून के मुताबिक मुझे अपने भाई की मौत के बदले खून बहा चाहिए। असफंद की बात पर सबने हैरानगी और नासमझी के मिले तासुरात से इसे देखा। जरान की उलझन भी बड़ी थी। असफंद के लब्बों पर गहरी होती मुस्कुराहट देखते जरान ने इस मुस्कुराहट का मफहूम समझने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा था। वो क्या कह रहा था वो समझ ही नहीं पाया था। जो वो समझा तो वो असफंदियार खान मरकर भी नहीं कह सकता था। आखिर इतना तो अपनी दोस्ती पर यकीन था। दाजी, मैं बब्बर की मौत के बदले अबरिश को मनी में चाहता हूँ। असफर ने जरान को अपनी सरक स्पॉट नजरों के हिसार में लिए जरान खानजादा के सर पर हवेली की 2 मंजिला छत गिराई थी। जरान की आंखों में गुस्सा, इश्तियाल, बेयकीनी ओहू बनकर उतरा था। वो बेयकीनी से असफंदियार खान को देख रहा था, जो अपने लब्बों पर इस्तजाहिया मुस्कुराहट सजाए से देख रहा था। यकीन मान टूटा था, जिसने कुछ लम्हों के लिए जरान से कुव्वत गुवाई ही छीन ली थी। वो असफंदियार खान को पथराए वजूद के साथ खड़ा बेयकीनी से देख रहा था। दाजी, मुझे अपने भाई के मौत के बदले अबरिश हर हाल में अपनी मनी में चाहिए। मुझे अबरिश से निकाह करना है। वो जरान के पथराए वजूद पर तनफर बड़ी निगाह डालता फंकार आ रहा था। इसकी जहर खंद फंकार पर जरान के वजूद में हलचल हुई थी। असफंद खान के अल्फाज सुनते इसे अपना आप आतशगैर मादे की तरह फटता महसूस हुआ था। दिमाग की रगें फड़कती आग का गोला बनी थी। वो एक ही जुस्त में आगे बढ़ते असफंद के गिरेबान को अपनी मुट्ठियों में दबोच गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई असफंद यार खान, अपनी नापाक जुबान से मेरी मोहब्बत, मेरी मंगेतर का नाम भी लेने की? जरान असफंद का गिरेबान जगड़ते बोला नहीं धाड़ा था। असफंद के लब्बों पर सिर्फ सफाक मुस्कुराहट थी। वो खामोश खड़ा जरान को सपाट नजरों से देख रहा था। अरहाम, दरीद खान और शेराम ने आगे बढ़कर जरान के हाथों से असफंदियार खान का गिरेबान छुड़वाया। क्या कर रहे हो जरान? तुम तमीज भूल गए हो? दरीद खान गुस्से से गिर जुटे। मैं तमीज नहीं, असफंदियार खान सारे लिहाज भूल गया है, मेरी दोस्ती भूल गया है, जो मेरी मंगेतर को अपनी मनी में लाने की बात कर रहा है। जरान असफंद को तेशो इश्तियाल से घूरते गले की फूकती रगों से चिल्लाया। जरान के लहजे में कड़वो अजियत की गहरी रमक भी शामिल थी, जिसे वहां खड़े हर इंसान ने बाखूबी महसूस की थी। तुम्हारी मंगेतर थी, वो अब नहीं है। तुम्हारे निकाह से भागकर वो ये रिश्ता तुम्हारे मुंह पर मारकर चली गई थी। अब रिश्ता तुम्हारी मोहब्बत नहीं, मेरी मोहब्बत है। असफंद यार खान सूरख चेहरे के साथ अपने सीने पर हाथ मारता चलाया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? असफंद, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जरान ने गुस्से से बेकाबू होते टेबल पर पड़े तमाम बर्तन जमीन पर उलट दिए थे। कांच के नाजुक बर्तन जमीन पर गिर गिर कर चकनाचूर हुए थे, जिनकी कुर्सियां दूर तक फैलती मर्दान खाने का नक्शा ही बिगाड़ चुकी थी। मर्दान खाने से शोर की आवाजें सुनते जनान खाना में मौजूद अमीना खानम और जनैया खानम हवास भागता भागी हुई मर्दान खाना में दाखिल हुई। दरीद खान ने हाथ के इशारे से इन्हें आगे बढ़ने से रोका था। वो मर्दान खाने के वस्त में ही रुक गई थी। बकवास नहीं कर रहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ। अब्रिश ही वही लड़की है जो मुझे अमेरिका में मिली थी। हम दोनों में वहां अहदो प्यान हुए थे।
मगर जब मुझे पता चला कि तुम अब्रिश को पसंद करते हो, मैं तुम्हारी खातिर अपनी मोहब्बत से पीछे हट गया था। बल्कि अब्रिश को भी मजबूर किया गया था वो कि तुम्हें हाँ कर दे। तुम तुम झूठ बोल रहे हो, ये सच नहीं है। जरान ने लड़खड़ाई जुबान से बोलते अपने बाल मुट्ठियों में दबोचे। यही सच है, वो तुम्हारी मोहब्बत नहीं मेरी मोहब्बत है। वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। अगर तुम्हें यकीन आता तो आ जाओ, पूछो इससे। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो पूछ लो इससे, इसने तुमसे क्यों छुपाया? वो मुझसे अमेरिका में मिली थी। क्यों तुम्हें इस बात से बेखबर रखा? वो मुझे पहले से जानती थी। हालांकि इसी ने कहा था कि तुम इसको ना बताना। सही गेमें खेल रहे हैं दोनों दोस्त एक दूसरे से। क्यों वो मुझे देखते अनजान बन गई? क्यों वो हर बार तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे सार से भागती रही? क्यों वो ऐन निकाह के वक्त हवेली से भाग गई? असवंत सवाल नहीं कर रहा था, वो जरान खानजादा के दिल में जहर में बुझे तीर पे औसत कर रहा था। ये सवाल नहीं खोलता हुआ पानी था जो इस पर अंडेल रहा था। इस सवालों के जवाब शायद तुम्हें इससे ना मिल सके, मगर मेरे पास हैं तुम्हारे इन सवालों के जवाब। अब्रिश के दिल में चोर है, इसलिए इसने तुमसे मेरे बारे में हकीकत छुपाई। वो तुमसे नहीं, मुझसे मोहब्बत करती है। असफंदियार खान जरान के कानों में सूर फूंक कर रहा था। जरान की आंखों में सुर्खी के साथ अब हल्की सी नमी उतरना शुरू हुई थी, जिसे असफंदियार खान देखता इस्तजाइया मुस्कुरा कर रह गया था। जरान खानजादा को हवेली की दीवारें धर धर खुद पर गिरती महसूस हुई थी। मर्दान खाना में गहरी खामोशी छाई थी। असफंदियार खान की इस्फाकियत पर शेराम और अरहाम लब बेचते इसे देख रहे थे। समीउल्लाह खान को आज एहसास हुआ था कि इनके पोतों के कद इनसे ऊंचे हो गए हैं। वो अपने ऊंचे कद के एहसास में इनकी जात तक फरामोश कर चुके हैं। दाजी, मुझे अब्रिशमनी के तौर पर अपने निकाह में चाहिए, असफंदियार खान ने गरजते हुए कहा। समीउल्लाह, दरीद खान और अरबत खान असफंद के मुतालबे पर परेशान हुए। अमीना खानम और रजनिया खानम ने दहलते हुए सीने पर हाथ रखे। कोई भी समझ नहीं पा रहा था इस सूरत हाल को कैसे हैंडल किया जाए। सब बेबसी से असफंद और जरान को देख रहे थे। जरान खान ज्यादा पथराई कैफियत में खड़ा खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि जो इसने सुना वो सच नहीं। अब्रिश इसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वो इसे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती है? वो इसे इकरार कर चुकी है अपनी मोहब्बत का। नशे की कैफियत में इसके लब्बों पर असफंद का नाम नहीं बल्कि इसका नाम था। वो सब क्या था? झूठ, धोखा, फरेब, क्या था वो सब? क्या इसलिए वो बार बार इसकी मोहब्बत से भागती रही क्योंकि इसने इससे मोहब्बत कभी की ही नहीं थी? जरान खान ज्यादा ने गहरे सांस भरते कुर्सी का सहारा लिया। कुर्सी की सतह पर अपना हाथ मजबूती से रखते इसके हाथों की गहरी नीली रगें वाजिया हुई थी। माथे की फूलती रगें इसके अंदर गैजो इश्तियाल की लहरें दुरा चुकी थी। रगों में खून लावे की तरह उबलने लगा था। चेहरे पर ग्लेशियर से भी सर्द बर्फीले तासरात छाए थे। जो भी था, जरान खान ज्यादा के नजदीक बेवफाई की सजा बहुत दर्दनाक थी, और वो सजा अब्रिश को मिलकर ही रहनी थी। जरान असफंद को लहू रंग आंखों से देखते इसकी तरफ बढ़ा। असफंद की आंखों में अपनी खून रंग आंखें गाड़ी। जरान के लब्बों से निकलते लफ्ज असफंद को ही वहां मौजूद सबको साख्त कर गए थे। वो तुम्हारे निकाह में वनी की हैसियत से नहीं बल्कि मेरे निकाह में वनी की हैसियत से आएगी। जरान की शेर सी गिड़ाहट पूरी हवेली में गूंजी। भाई मेरा मरा है, असफंद यार खान भी जवाबन गिराया था। बहन मेरी बेवा हुई है। जरान की गिड़ाहट में आग की तपशें नुमाया थी। अहल, तुम्हारा मुजरिम नहीं, मेरा मुजरिम भी है। और ये बात याद रखना, वो मेरी मंगेतर है। ये बात पूरा गांव जानता है। मेरे निकाह से वो भागी थी, अब सजा के तौर पर वो मेरे ही निकाह में आएगी, चाहे वनी के तौर पर ही सही। जरान बर्फ से लहजे में बोलता अपना अटल फैसला सब पर वाजिया कर चुका था। इसका फैसला तुम नहीं दाजी करेंगे। असफंद यार खान ने मुट्ठी दबोचते गुस्से से कहा। इसका फैसला सिर्फ जरान खान ज्यादा करेगा। वो मेरी थी और मेरी ही रहेगी। ये की इसने असल मर्दों वाली बात, इसका फैसला मैं ही करूंगा कि वो मेरी है और मेरी ही रहेगी। ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए। बड़ों से पूछना ही नहीं चाहिए यार, बड़ों के फैसले ठीक है अपनी जगह, वो भी सही होते हैं। देखते हैं आगे। जो बीच में आया इसे जरान खानजादा मौत के घाट उतार देगा। जरान गुस्से से गरजता अपनी चादर गले में जकता अपनी बाड़ी बूटों की दमक के साथ वहां से चला गया था। गुस्से से हवेली से निकल आया था। इसकी गाड़ी हवाओं के दोष पर सफर कर रही थी। ऊंचे नीचे रस्तों पर हिचको ले खाते हुए असफन के लफ्ज इसके दिल में नुकीले बाल चुभो गए थे, जो इसके दिल को फगा रहे थे। ऐसी तपश महसूस कर रहा था जो इसके पैरों से दिमाग तक पहुंच रही थी। इसे अपने मसामों से धुआं निकलता महसूस हो रहा था। वो सुरख चेहरे के साथ लपेचे ड्राइव कर रहा था। ड्राइव करना इसके लिए इस वक्त बहुत मुश्किल साबित हो रहा था, मगर इसे हर हाल में अपने दिल में पनपते सवालों के जवाब चाहिए थे। असफंद के लफ्ज इसे अपने समातों में पड़े सुनाई दिए थे। वो तुमसे नहीं, मुझसे मोहब्बत करती है। जरान खानजादा को अपने दिल में बड़ी सी पयोसन महसूस हुई। जरान ने स्टीयरिंग पर अपनी गिरफ्त मजबूत की थी। मैं अब्रिश पाशा इकरार करती हूँ, मैं जरान खानजादा से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। इसका मदहोशी में क्या हुआ इकरार याद आया था। दोनों के अल्फाज गुडमुड होते इसके दिल की दुनिया तहबला किए हुए थे। इस वक्त इसके अंदर एक तूफान सा बढ़ पड़ा था। अपने अंदर उठती आग लपेटों में अपना भस्म होता महसूस हो रहा था।
जरान ने जबड़े बेचते गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ाई। स्टीयरिंग को पूरी तरह घुमाते इसने सामने से आती गाड़ी से खुद को बमुश्किल ही बचाया था, वरना जितनी तेज इसकी गाड़ी की स्पीड थी वो बुरी तरह टकराव होता। जरान ने बहुत मुश्किल से अपनी गाड़ी संभालते अब की बार स्पीड कम की थी। इतनी जल्दी मेरी मौत नहीं आ सकती अब्रिश पाशा, तुम्हें तुम्हारी बेवफाई की सजा मैं देकर ही रहूंगा। जरान हलक के बल फूलती सांसों से चीखा था। दिलो दिमाग असफन की किसी बात पर यकीन नहीं कर रहा था, मगर इसने इससे क्यों छुपाया? वो असफन से अमेरिका में मिल चुकी है। क्यों क्यों? जरान खान ज्यादा ने स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए खुद से ही सवाल किया था। क्यों वो असफन को देखते इसके सामने अनजान बन गई? इस सवालात ने जरान को जलते तवे पर जैसे बैठा दिया था। फोन रिंग होने पर जरान ने डैशबोर्ड से फोन उठाकर कान पर लगाया था। दूसरी तरफ मिलने वाली खबर से इसने पूरी कुव्वत से ब्रेक पर पाँव रखा था। गाड़ी फुल स्पीड में थी, एकदम ब्रेक लगाने से गाड़ी दूर तक फिसलती गई थी, जिसे जरान खानजादा ने बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया। ये खबर तुम मुझे अभी दे रहे हो? वो मुश्तइल होते पूरी कुव्वत से चिल्लाया। सॉरी सर, निकाह का फंक्शन बहुत सादगी से रखा गया था, इसलिए अंदाजा ही ना हो सका दोनों तरफ से निकाह छुपाया जा रहा है। दूसरी तरफ से वजाहत दी तो जरान खानजादा ने फोन बंद करते से पूरी कुव्वत से विंड स्क्रीन पर दे मारा। एक एक बात का हिसाब दोगी तुम मिस अब्रिश पाशा, आज की रात मिसेस जरान खानजादा बनकर। जरान गाड़ी स्टार्ट करते गए जो स्टाइल से दारा। अब्रिश दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी नम आंखों से अपना हनाई हाथों को देख रही थी, जिस पर जरान खानजादा अपने नाम की मेहंदी लगे देखना चाहता था, मगर आज ये मेहंदी ज़ईम के नाम की लग चुकी थी। ना सिर्फ मेहंदी बल्कि वो ज़ईम के लाए हुए दुल्हन के लिबास में इसके लिए पोड़ पोड़ सजी थी। रेड दुल्हन के लिबास में वो किसी हूर से कम नहीं लग रही थी। सफेद धमकता रंग, रेड लहंगा, चोली में गजब दारा था। बारीक रेड नेट के दुपट्टे के हाले में इसका हुस्न दहक रहा था। पिछला गला काफी डीप था, इसकी पुश्त बारीक नेट के दुपट्टे में पूरी तरह अयां थी। ज़ाइम ने अपने पसंद से इसके लिए ये लिबास खरीदा था, जिसमें इसकी डायनियां देखने वाले को महबूब कर रही थी। अभी कुछ देर में इसका ज़ाइम के साथ निकाह था, जिसके बाद रुखसती होनी थी। घर में ही छोटी सी तकरीब थी। चंद मेहमान थे जो सिर्फ ज़ाइम की तरफ से थे, जो बाहर लॉन्ज में ही बैठे थे। वो अपने हाथों को देखते गहरी सोच में गुम थी कि अचानक से इसके कमरे में कुछ गार्ड्स हथियारों से लैस दाखिल हुए, जिन्होंने कमरे में दाखिल होते इस पर बंदूकें तान ली थी। कब कौन हो तुम लोग? मम मेरे कमरे में क्यों आए? अब्रिश हवास बागता बेड से उठी थी। आपको हमारे साथ चलना होगा। इनमें से एक गार्ड मोतबाना अंदाज में नजरें झुकाए बोला। कमोबेश सब गार्ड्स नजरें झुकाए खड़े थे, किसी ने इस पर नजर नहीं डाली थी। मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी, तुम लोग यहाँ मुझे बंदूकों से डरा नहीं सकती। और तुम लोग अंदर कैसे दाखिल हुए? मम्मा कहाँ है? मम्मा? अब्रिश पूरी कुव्वत से चीखी थी। खुद से ज्यादा इसे जिले और न्याय का ख्याल था। तमाम मेहमान और आपकी मम्मा बिल्कुल सही सलामत है, मगर आप हमारे साथ ना आए तो किसी की सही सलामत होने की गारंटी नहीं रहेगी। एक गार्ड इसके सर पर बंदूक ताने सर्द लहजे में बोला। मैं नहीं जाऊंगी तुम लोगों के साथ, चाहे तुम मुझे जान से मार दो। अब्रिश इस बार हल्के बल चीखते हुए आगे बढ़ी। रुक जाए, अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो आपकी छोटी बहन को मार डाला जाएगा। अगर आपने ज्यादा शोर किया तो पिस्टल की गोली आपकी बहन का सीना चीर देगी। अब्रिश ये अल्फाज सतह साख्त हुई थी। अनाया कहाँ है? कामती आवाज में पूछा। वो बाइल लॉन्ज में है, मगर आपकी एक गलती की वजह से इस पर फायर कर दिया जाएगा। अब्रिश ये सुनकर बेबसी से चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो दी थी। कुछ तो कफ के बाद वो गहरे सांस लेते अपने आंसू साफ करते हुए गार्ड्स के हमरा कमरे से बाहर निकली। बाइल लाउंज में मेहमानों और इसकी बहन पर भी गार्ड्स बंदूकें ताने खड़े थे। डाइनिंग रूम में मौजूद जाहिम और अब्बासी साहब को भी गार्ड्स अपने बंदूकों के हिसार में लिए खड़े थे। वैसे यार ये मेरा ना ख्वाहिश है ऐसे निकाह करना कि मेरी एक्स का निकाह होता और मैं गार्ड्स लेकर जाके बंदूकें तान के उसके साथ जबरदस्ती निकाह कर लूं। आप लोगों का भी ऐसा शौक है तो बताओ कमेंट में। अब्रिश ने एक नजर अनाया और इसके साथ खड़ी जिले को देखा, जो आंसू बहाती बेबसी की तफसीर बनी खड़ी थी। अब्रिश को देखते जिले तरपते हुए आगे बढ़ी तो एक गार्ड ने अनाया के सर पर पिस्टल की नोक का दबाव बढ़ाया था। अनाया रोते हुए बुरी तरह कांप रही थी, जिसे देखते जिले वहीं पर मुंजमद हुई थी। इन्हें सराना खानजादा से इसे सबकी हरगिज तवक्का ना थी। गार्ड्स के संजीदा और सफाक चेहरों को देखते वो पीछे को अपने कदम बढ़ाने पर मजबूर हुई। इन्हें समझ नहीं आ रहा था वो किस बेटी को बचाए। कब कुछ ना करना अनाया को। मम मैं चल रही हूँ, अब्रिश ने कांपते लहजे में कहा। बाइड की जानब कदम बढ़ाए। अब्रिश जिले ने रोते हुए अब्रिश को पुकारा था। अब्रिश जिले की पुकार सुनी अनसुनी करते खामोशी से इन गार्ड के हमरा गेट से बाहर निकल आई। वो दुल्हन के लिबास में गार्ड्स के हमरा बाहर आई तो सामने गाड़ी से निकलते जरान को देखकर बुरी तरह चौंकी थी। आंखें महकते गहरे सांस लेकर बहुत से आंसू इसने आंखों के रास्ते अर्ज पर बहारे। वो सच में इसकी मोहब्बत के लायक ना था। आज से पहले इससे इसके मोहब्बत करने पर इतना अफसोस नहीं हुआ था जितना आज हुआ था। ब्लैक शलवार कमीज पहने, कंधों पर मर्दाना शाल डाले, चेहरे पर मखसूस मगरूर बुढ़ाना मुस्कुराहट सजाए वो गाड़ी से टेक लगाए इस सजाइया निगाहों से इसे ही देख रहा था। अब तेज तेज कदम उठाते जरान की तरफ बढ़ी। ये सब तुमने किया? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम इतना गिर जाओगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो इसकी तरफ बढ़ते सदमे की कैफियत में हैरानी अंदाज में चीखी। तुमने सोच भी कैसे लिया?
तुम किसी और की हो जाओगी और जरान खान ऐसा होने देगा? जरान खान ज्यादा अपनी चीजों पर भी किसी का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम तो जरान की मोहब्बत हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह किसी दूसरे के लिए सजने की, किसी दूसरे के नाम की मेहंदी लगाने की? जरान खान ने आगे बढ़कर इसकी कलाई को अपनी वहशत गिरफ्त में लिया। इसे दुल्हन के लिबास में यूं सजा संवरा देखकर वो पागल हुआ था, क्योंकि ये मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी है, मैं जिससे मर्जी शादी करूं, जिनके लिए भी सजू संवरूं, जिसके लिए मर्जी सजू संवरूं। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? वो अपनी कलाई इसकी वहशत गिरफ्त से छुड़वाते हुए चीखी। मेरी मोहब्बत, मेरी मंगेतर हो तुम। जरान खान इससे भी ज्यादा हलक के बल चीखा था। अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अब्रिश की नथ खींचकर उतारने दूर उछाल दी। अब्रिश इसके स्फाक अमल से दर्द से सिसक कर रह गई थी। आंखों से आंसू टूटकर रुख पर बरसने लगे थे। मत रो मेरी जान, अब भी तुम्हें बहुत से हिसाब देने हैं। आज रात तुम पर क़यामत सी गुजरने वाली है। मेरे निकाह में आने के बाद तुम्हारी बेवफाई का हिसाब मैं तुमसे पल पल लूंगा। जरान खान पूरी कुव्वत से दौड़ा था। मैं कभी तुमसे निकाह नहीं करूंगी। तुम्हें लगता है तुम जबरदस्ती मुझसे निकाह कर सकते हो, ये तुम्हारी भूल है। अब्रिश ने अपनी गुलाबी होती शायद रंग आंखें इसकी ब्राउन आंखों में गाड़ी। तुम निकाह करोगी, वो भी आज और अभी करोगी निकाह, क्योंकि तुम मेरे निकाह में वनी की हैसियत से आ रही हो। जरान के सर्द लहजे में किए गए अल्फाज पर अब्रिश साख्त हुई थी। वनी इसके मुंह से सराते हुए निकला। जरान खान इस्तज़ाइया मुस्कुरा गया था। रमजान, वो हल्के बल चीखा। जी छोटे खान। रमजान इसके करीब आते हुए नजरें झुकाए बोला। जरान खान के इशारे पर इसने एक पैकेट जरान खान की तरफ बढ़ाया और दोबारा से अपनी जगह पर खड़ा हो गया था। जरान ने इसकी कलाई दबोचते हुए इसकी हथेली पर इस पैकेट से मेहंदी निकालकर इसके हनाई हाथों पर मेल दी। कहा था इन हाथों पर मेहंदी सिर्फ मेरे ही नाम की लगेगी। जरान इसकी हैरान आंखों में देखते हुए बोला, तुमने बहुत गलत किया। किसी और के नाम की मेहंदी लगाकर, किसी और के लिए खुद को सजाकर तुमने आज सारी हदें पार कर दी हैं। जरान खान आज की रात तुमसे पल पल इसका हिसाब लेगा। वो इसका मुंह दबोचते हुए दौड़ा था। अब्रिश ने नफरत से इसका हाथ अपने मुंह से झुकने की कोशिश की थी, मतलब दूर करने की कोशिश की थी। जरान ने सिलकती नजरें इसके शोला ज्वाला रूप पर डालते हुए इसे छोड़ा था। वो इसके छोड़ने पर बुरी तरह लड़खड़ाई थी। वो अभी संभल भी नहीं पाई थी। इसे कलाई से पकड़कर गाड़ी की पिछली सीट का दरवाजा खोलते हुए अंदर धकेला गया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट की। अगर आप लोगों ने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दैट्स नॉट फेयर ना लोगों, प्यारे भाइयों प्यारी बहनों। गर्मी में दो दो एपिसोड्स लेकर आ रहा हूँ, वो भी रेगुलर। अब तो बनता है ना। आगे स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 33। जरान खान ज्यादा की गाड़ी के टायर हवेली के कारपोर्च में आकर चिरचिराए थे। अब्रिश की गाड़ी में गूंजती सिसकियां भी थमी थी। इसने खौफ वहर इससे हवेली को देखा जहां से वो बहुत मुश्किल से भागी थी। इस इंसान के हसार से भागी थी, मगर आज फिर इस इंसान ने इसकी हर कोशिश को नाकाम बनाते इस हवेली में इस जरान से फिर से लाड पटाखा था, मतलब लाड डाला था। अब्रिश के लिए ये बात हवेली किसी जिंदान से कम ना थी। जरान खानजादा का होने से ही इसकी सांसें सख्त होती थी, सीने में दब रही थी। अब्रिश के अंदर जरान खानजादा के लिए नफरत की शिद्दत लहर उठी थी। वो जिस तरह से यहाँ लाया था, अब्रिश टूट फूट का शिकार होते अपने हवास खो रही थी। वो अगर इसके साथ ना आती तो वो इसकी बहन को मार डालता। अब्रिश को इसके इस फाके की तवक्का ना थी, या फिर इसने इसे समझने में गलती की थी। वो एक जालिम सफाक खानजादा निकला था। जरान ने गाड़ी से उतरते अब्रिश को बाजू से जकड़ते गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला। अब्रिश इसके सख्त हिसार से खींची चली गई थी। छोड़ो मुझे वैशी इंसान, वो हल्के बल इसके साथ घसीटती हुई चीखी। चीखे मार मार कर और रो रो कर अब तो इसका गला दुखने लगा था। गाड़ी में जरान इसकी चीखें सिसकियां नजरअंदाज किए हुआ था। इसने 4 घंटों का सफर 3 घंटों में तय किया था। वो पूरे रास्ते रोते हुए आई थी। वो इसकी सिसकियां और हिचकियां अभी भी पूरी तरह नजरअंदाज किए इसे कलाई से जकड़े जरान खाना में दाखिल हुआ। अब्रिश को देखते मीना खानम दग से रह गई। दुल्हन के लिबास में वो बिखरी हालत में जरान खानजादा के हमरा खड़ी थी। बेतहाशा रोने की वजह से इसकी आंखें मतहूरम और सुरख हुई थी। मिटा मिटा मेकअप, हिचकियों में लड़सता बदन, आंखों में बेतहाशी नमी लिए वो खड़ी थी। जरान खानजादा ने इसकी कलाई अभी भी थाम रखी थी, जिसे अब वो छुड़वाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। वो गम की मोड़त बने बेबसी से इसकी तफसीर बनी खड़ी थी। ऐसा लग रहा था वो पल में जमीन बोस हो जाएगी। अमीना खानम को इस पर तरसा आया था। जरान ये सब क्या है? अमीना खानम ने जरान और अब्रिश की तरफ बढ़ते पूछा। मोड़े इसे अंदर लेकर जाए, कुछ ही देर में मेरा और इसका निकाह है। जरान ने अब्रिश पर एक नजर डालते स्पॉट लहजे में कहा, इसका फैसला तुम नहीं जिरगा करेगा कि अब्रिश का निकाह किससे होगा। असफंद बारी कदम लिए जरान की तरफ बढ़ा। मेरी मंगेतर किसी भी जिरगे का हिस्सा नहीं बनेगी, ना ही अब्रिश का नाम जिरगे में आएगा। मेरे ही निकाह में अब्रिश आएगी, इसका फैसला हो चुका है। जरान अब्रिश की कलाई पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते गिराया। जरान खानजादा, अब्रिश किसके निकाह में आएगी और किसके निकाह में नहीं, इसका फैसला अभी और इस वक्त होगा। अहल ने ही बबर को मारा है,
ये मैं जिरगे में साबित कर चुका हूँ। मर्दान खाना में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। असफंदियार खान जरान खान के मुश्तइल चेहरे को देखकर इस्तेज़ाइया मुस्कुराया। असफंदियार खान, तुमसे अच्छा नहीं किया ये सब करके। ये जिरगा, ये बरादरी कोई भी अब्रिश को मेरा होने से रोक नहीं सकेगा। दुनिया की कोई ताकत भी इसे मेरा होने से रोक नहीं सकती। तुम्हें क्या लगता था तुम्हारी बातों पर यकीन करके अब्रिश को छोड़ दूंगा? तुम मुझे कहोगे अब्रिश तुमसे मोहब्बत करती है, मैं यकीन करूंगा। जरान ने असफंद के मुकाबिल आते इसकी आंखों में देखते इस्तजाइया अंदाज में सवाल किया। जरान की बात पर अब्रिश ने हैरानगी से असफंद यार खान को देखा, जो इसके देखने पर अपनी नजरें चुरा गया था। इसने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि ये तुमसे अमेरिका में मिल चुकी है? मैं कुछ देर बाद इसके सारे सवालों का जवाब ले लूंगा। वैसे भी बहुत से हिसाब किताब बनते हैं इसकी तरफ मेरे। जराने से लगती कहरबान नजर अब्रिश के भड़कते रूप पर डाली, जिसे आज इसने किसी और के लिए सजाया था। इसकी खून रंग आंखें देखते अब्रिश को अपने बदन में सनसनी सी दौड़ी होती महसूस हुई थी। अब्रिश ने हिचकी लेते नफरत से अपनी नजरें फेरते खुद को कंप्रोमाइज किया, खुद को कंपोज किया, मतलब रिलैक्स किया। वो इसके सामने अपना डर जाहिर करके खुद को कमजोर नहीं साबित कर सकती थी। अभी तो इसे कमजोर नहीं पड़ना था। तुम इससे सवालों के जवाब तब ले लोगे जब कोई हक इस पर रखोगे। मैं तुम्हें इसके पास भटकने के भी नहीं दूंगा। मेरे भाई के खून के बदले में मैं अब्रिश मेरी ही बनी में आएगी। असफंद यार खान अब्रिश पर एक नजर डालता चला गया था। असफंद के जाने के बाद जरान खान ज्यादा ने गुस्से और इश्तियाल से बेकाबू होते लॉन्च की ग्लास विंडो पर पूरी कुव्वत से हाथ का मुक्का बनाते दे मारा था। शीशा तिरखने इसके हाथ को बुरी तरह जख्मी कर गया था। जरान के हाथ से खून बल बल करता चमकते मार्बल पर बहने लगा। अब्रिश ने मुंह पर दोनों हाथ रखते अपनी चीख गले में घुटी। जरान के इस रूप से वो दहशत खाए के एक कदम पीछे हुई थी। जरान गहरे सांस लेता खुद के इश्तियाल पर काबू पा रहा था, जो इसे असफंद पर आ रहा था। वो इसके सामने इसकी मंगेतर की अब्रिश पर हक जता रहा था। ये क्या किया जरान तुमने? अमीना खानम तरफ से आगे बढ़ी। रुक जाए मोड़े, मैं ठीक हूँ, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। जरान ने हाथ के इशारे से इन्हें अपनी तरफ बढ़ने से रोका। मैं जिरगे में जा रहा हूँ। अब्रिश किसी भी सूरत जिरगे में नहीं आएगी। कुछ भी हो जाए मर्दान खाना में कदम ना रखे, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। जरान सर दाज में कहता लंबे लंबे डग बढ़ता वहां से चला गया था। वो जनान खाना के लाउंज में मर्दान खाना से आती आवाजें सुन रही थी। अमीना खानम इसे कई मरतबा कह चुकी थी कि वो अंदर चली जाए, मगर वो यूं ही शाखस्ता हाल मर्दान खाने और जनान खाने के बीच बड़े से लकड़ी के दरवाजे के साथ उस्ताद अपनी किस्मत का फैसला सुन रही थी। जिरगे में यह साबित हो चुका था कि बबर को मारने वाला अहल है। अब्रिश ने दरवाजे के साथ टेक लगाए गहरे सांस लिए। अहल ने बबर को मारा, इस बात पर इसे यकीन नहीं आ रहा था। अहल कुछ दिन पहले अमेरिका जा चुका था, फिर वो बबर को कैसे मार सकता है? अगर इसने बबर को मारा तो वो कहाँ है? अहल को सोचते अब्रिश का दिल बुरी तरह परेशान हुआ। इसने गाड़ी में चीखते हुए जरान से पूछने की कोशिश की थी कि वो इस जुर्म में अपनी वनी में ले रहा है, मगर इसकी सरदार पर वो खामोश हो गई थी। अब्रिश बेटा अंदर चलो, तुम्हारा हालत ठीक नहीं है। जरान तुम्हें यहाँ खड़ा देखेगा तो बहुत गुस्सा करेगा। अमीना खानम ने अब्रिश के करीब आते नरमी से कहा, जो दरवाजे के साथ टेक लगाए आंखें मैचे लड़स खड़ी थी। मुझे यहाँ खड़े रहकर अपनी किस्मत का फैसला होते देखना है। मैं किसी के निकाह में जाती हूँ, जरान या फिर असफंदियार खान के। अब्रिश ने तल्खी से कहा। अमीना खानम अब्रिश की बात पर नजरें चुरा गई थी। बेशक ये साबित हो चुका है अहल ने मारा है बबर को, मगर अब्रिश मेरी मंगेतर है। बबर मेरा भी भाई है, मेरी बहन बेवा हुई है, मेरा नुकसान ज्यादा हुआ है, इसलिए अब्रिश मेरी मनी में आएगी। जरान की बाड़ी गूंज अदार आवाज जनान खाना में भी सुनाई दे रही थी, तो अब्रिश के लबों पर नफरत अमेज मुस्कुराहट दौड़ी। तन बदन में इस इंसान के लिए सिर्फ नफरत के शोले भड़कते महसूस हुए थे। अब्रिश ने गहरे सांस लेते खुद पर काबू पाया और झटके से मुड़ते लकड़ी के दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। ये क्या कर रहा है? तुम कहाँ जा रहे हैं तुम? अमीना खानम ने हैंडल पर हाथ रखते अब्रिश को रोकते हुए पूछा। ये मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी का फैसला है, ये जिड़गे वाले और जरान खान ज्यादा नहीं कर सकता। अब्रिश ने गुस्से से कहते हैंडल पर हाथ जमाते दरवाजा खोलने की कोशिश की। अब्रिश, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम मर्दान खाना जाएगा, वो भी इस होलिया में। जरान तुम्हें मार डालेगा। मीना खानम ने अब्रिश की जिद पर नागवाड़ी से इसे देखा। क्यों? आपका बेटा किस हक से मुझे मारेगा? ये निकाह अभी हुआ नहीं, जिसकी वजह से आपके बेटे की मार खाऊंगी। वो मुझे मेरे घर से जबरदस्ती उठाकर लाया। मैं जिरगे में जाकर इसकी करतूत बताऊंगी और इसके निकाह से इनकार करूंगी। अब्रिश चीखी। आहिस्ता बोलो अब्रिश, तुम्हारा आवाज मर्दान खाना तक जाएगा तो सब क्या कहेगा? तुम जरान का मंगेतर है। निकाह वाले दिन तुम इसकी इज्जत पर बट्टा लगाकर भागा था। ये काम था जो आज फिर से इसे तुम रिस्वा कर पर तले हुआ है। अमीना खानम की बात पर अब्रिश इस सजाइया हंसी थी। मंगेतर थी, मुंह नहीं। मैंने मंगने की अंगूठी आपके बेटे के मुंह पर दे मारी थी। अगर वो मुझे अब भी मंगेतर कहता तो इसका कसूर है। इसकी यही गलतफहमी मैं आज जिरगे में दूर करूंगी। अब्रिश गुस्से से बोली। यहाँ की मंगनियां ऐसे नहीं टूटती। तुमने कह दिया तो टूट गया, लेकिन जो तुमने किया इसका सजा बहुत ज्यादा था, जो जरान ने तुम्हें अभी तक नहीं दिया।
इसलिए इसके गुस्से को ज्यादा हवा मत दो, इसलिए मुश्किलें मत बताओ, अपने लिए मुश्किलें मत बढ़ाओ। औरत हो, औरत की तरह रहो, मर्द मत बनो। अमीना खानम ने अब्रिश की कलाई पर हाथ जमाते इसे आगे बढ़ने से रोका था। आप खुद भी एक औरत है, भूले मत। जो कुछ आपके बेटे ने मेरे साथ किया वो आप इसे रोकना चाहिए था, मगर आप तो इसका साथ दे नहीं है। कैसी औरत है आप? अब्रिश ने चटकते हुए बोला, चीखते हुए बोला, मैं एक औरत हूँ, इसलिए तुम्हारा बेहतरी के लिए तुम्हें समझा रही हूँ। मर्द के मुकाबिल आने से नुकसान सिर्फ औरत का ही होता है। तुम्हें लगता है हम इसे रोकता रुक जाता? इसको बढ़ावा तुमने दिया। अगर वो तुमको नहीं पसंद था जिस तरह तुम आज पकड़ रहा है, बड़े झिड़के में तनकर खाना खड़ा होने की बात कर रहा है, इस रिश्ते से तुम इस दिन इनकार करता जब वो तुम्हें पहली दफा हवेली लाया था। इस दिन तो तुम कमजोर पड़ गया था। अब जब तुमसे वो निकाह करना चाहता है तो आज ये बदला क्यों? मर्द को नीयत भी औरत खराब करती है, कभी अपनी बातों से, कभी अपने बेपाक सरापे से, और कभी खुद को मर्द का जिद बनाकर। अमीना खानम ने अब्रिश के बदन से झलकती आनियों पर नागवारी से नजर डाली। आपके बेटे ने इस दिन मेरे साथ जबरदस्ती की थी, और आज भी वो जबरदस्ती कर रहा है। इस दिन भी अपनी माँ के आगे कमजोर पड़कर इस रिश्ते को हाँ कर बैठी थी, मगर अब अपना मजीद नुकसान नहीं करूंगी। मैं मर जाऊंगी मगर जरान से निकाह नहीं करूंगी। अब्रिश ने अटल लहजे में कहते मीना खानम के हाथ से अपनी कलाई छड़वाई। इससे पहले वो दरवाजा खोल दिया। मीना खानम की बात पर रुकी थी। तुम्हारा भाई ने बबर को मारा है। अगर तुम जरान से निकाह नहीं करेगा तो झिड़के के कानून के मुताबिक एल को जान से मार दिया जाएगा। ये नहीं हो सकता, मेरा भाई किसी का खून नहीं कर सकता। अब्रिश ने रुख पलटे अमीना खानम से कहा, इसका फैसला तुम नहीं, ये झिड़के वाला करेगा। और फैसला हो चुका है, एल ने बबर को मारा है। एल को बचाने के लिए तुम्हें ये निकाह करना ही होगा। अमीना खानम ने इसे समझाना चाहा, मगर वो इनकी बात काट चुकी थी। ठीक है, मैं ये निकाह करूंगी, मगर जरान से नहीं, असफंदियार खान से। अब्रिश ने स्पॉट अंदाज में कहते लकड़ी के बाहरी दरवाजे को खोला। क्या मतलब? अमीना खानम ने अब्रिश का स्पॉट चेहरा देखकर नासमझी से पूछा। बाबर के जरान का नहीं, असफंदियार खान का भाई है, तो मैं इसके निकाह में ही जाऊंगी। अब्रिश अपने आंसू बेदर्दी से साफ करते लाउंज का दरवाजा खोलते मर्दान खाना में दाखिल हो चुकी थी। मर्दान खाना के लाउंज में समीला खान, दरीद खान, अरबत खान और बरादरी के और गांव के चंद माजरीन मौजूद थे। जरान अपनी मुठिया बेचते असफंदियार खान को सुरख आंखों से घूर रहा था, जिसकी वजह से जिड़गे में बार बार अब्रिश का नाम गूंज रहा था। अब्रिश निकाह वाले दिन इस हवेली से भागकर जरान से हर रिश्ता तोड़कर चली गई थी, इसलिए वो जरान का अब्रिश पर अब किसी किस्म का हो कोई हक नहीं था। असफंदियार खान की बात पर जरान की रंगत में शदीद सुर्खियां घुली थी। अपनी बकवास बंद करो असफंदियार खान, तुम अमेरिका में रहकर भूल चुके हो यहाँ की मंगनियां कैसे टूटती। मांग है वो मेरी, मैं इसे किसी की कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। वो वनी में सिर्फ मेरे ही आएगी। जरान सोफे से उठते दाड़ा था। जरान जो भी बात करना है वो तमीज के दायरे में करो, यूं तमाशा मत लगाओ। दाजी की इज्जत का ख्याल कर लो। अरहाम ने जरान को सोफे से उठते देखकर इसे संजीदगी से टोका। साथ में असमत को घूरते हुए देखा था। लाला, तमाशा मैं नहीं है असमत कर रहा है, क्या जरूरत थी इस झिड़के में बुलाने की? जरान ने सोफे पर बैठते असमत को घूरते हुए अरहाम से कहा। असमत खान जरान की दाढ़ पर सोफे से टेक लगाए इसे दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से देख रहा था। जरान की तलमलाहट इसे बहुत सुकून दे रही थी। वो इसकी इज्जत का तमाशा बना चुका था। अब्रिश निकाह वाले दिन हवेली से भागी, जिसे गांव के लोग जानते हुए भी कहने से डरते थे, मगर असमान बड़े जिगरे में ये कह चुका था। जरान का सुरख चेहरा इसे सुकून पहुंचा रहा था। जरान ने अपनी मोहब्बत और अपनी बहन के लिए इसके भाई को बेरहमाना मौत दी थी, और वह इससे ज्यादा तकलीफ जरान को पहुंचाने का इरादा रखता था, जिसने दोस्ती जैसे पकीजा रिश्ते के एतबार को तोड़ा था। यकदम असफंदियार खान की आंखों में नमी उतरी थी। जरान खान ज्यादा ने इसे धोखा दिया था, इसे यकीन नहीं आ रहा था। वो जरान खान ज्यादा को दूर देना चाहता था, दर्द देना चाहता था, इसे अकेला करना चाहता था, मगर वो खुद को अकेला महसूस कर रहा था। कोई भी तो ना होता इसका, ना भाई, ना दोस्त, और ना ही इसकी मोहब्बत। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया जरान खानजादा, मगर मैं तुमसे आज तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीनूंगा। असफंदियार खान ने अपनी सुरख आंखों को बेदर्दी से मसला। इसे पूरा यकीन था कि झिड़के के फैसले के मुताबिक अब्रिश को ही इसके निगाह में दिया जाएगा। समीउल्लाह खान ने असफंद और जरान को देखते परेशानी से अपनी दाढ़ी में हाथ फेरा। इन्हें कभी कोई फैसला करने में इतना सोचा विचार नहीं करना पड़ा था, मगर इस फैसले को लेकर वो जितना सोच रहे थे इसकी परेशानी बढ़ रही थी। बबर असफंदियार खान का भाई था, तो अब्रिश का असफंदियार खान के निकाह में जाना बनता है, मगर अब्रिश जरान की मंगेतर थी। अगर वो अब्रिश और असफंद के निकाह में दे देते तो इनका घर का शेरजा बिखर जाता। जरान असफंदियार खान को या खुद को मार डाल देता। इसकी आंखों में अब्रिश के लिए जुनून वो देख चुके थे। असफंदियार खान के लहजे में सिर्फ जिद थी, जिसे वो हर हाल में पूरा करना चाहता था। वो अपने एक पोते को खो चुके थे, अब अपने दोनों पोतों को नहीं खोना चाहते थे। दूसरा अब्रिश, और वो किसी सूरत में वनी में नहीं देना चाहते थे। वो बहुत इज्जत से इसका निकाह जरान से करना चाहते थे। दरीद अरबत खान परेशानी से अपने बेटे को देखते समीउल्लाह का झुका हुआ सर देख रहे थे, जो इन्हें बहुत तकलीफ दे रहा था।
अरबत खान किसी भी सूरत असफंदियार खान का निकाह अब्रिश से नहीं करना चाहते थे। अगर अहल ने बबर को मारा था, इन्हें अहल का सर चाहिए था, मगर अपने बेटे के लिए अब्रिश किसी भी सूरत वनी के लिए कबूल ना आती। बहाड़े का सोचकर भी वो परेशान हुए थे। अब्रिश असफंद के निकाह में चली जाती तो हवेली की खुशियां बिखर जानी थी। वो रात से ही एक फैसला ले चुके थे। मैं अब्रिश का निकाह असफंदियार खान से नहीं चाहता। मुझे बब्बर की मौत के बदले में अगर कुछ चाहिए तो वह अहल का खून। जरान भी मेरा बेटा है। अगर अब्रिश को वनी में ही लाना है तो मैं अब्रिश का निकाह जरान से करना चाहता हूँ। अरबत खान की आवाज ने मर्दाना खाना में फैली गंभीर खामोशी को तोड़ा था। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? असफंद ने सुनते बेयकीनी से अपनी नशिश से खड़ा हो हुआ था। असफंद, मैंने जो भी कहा है सोच समझ कर कहा है। बाकी फैसला जिरगे और बाबा पर छोड़ दिया। तुम अपनी जगह पर बैठो, जो फैसला होगा जिरगे के कानून के मुताबिक तुम्हें कबूल करना होगा। अरबत खान ने कड़कदार आवाज में कहते असफंद यार खान को घूरा। असफंद, अपनी जगह पर वापस बैठो, अभी हम मौजूद हैं। जो फैसला करना है वो हमें लेगा। तुम्हें और जरान को कबूल करना होगा। समीउल्लाह खान की दो टोक सर्द अंदाज पर वो गुस्से से जलाते अपनी जगह पर वापस बैठा था। इससे पहले समीउल्लाह खान अपना फैसला सुनाते अब्रिश लाउंज के गिलास वाल का दरवाजा अंदर की तरफ धकेलते अंदर दाखिल हुई थी। जरान, अरहाम और अदरीद और अरबत खान सोफों से करंट खाकर खड़े हुए थे। वो दुल्हन के लिबास में बेपर्दा पूरे जिरगे के सामने खड़ी थी। जरान गुस्से से बल खाता आंखों में गैसो इश्तियाल की सुर्खी लिए अब्रिश की तरफ बढ़ा, जो गहरे सांस लेती स्पॉट चेहरा लिए लाउंज की तरफ वस्त में खड़ी थी। जरान को अपनी तरफ बढ़ता देखकर अभी इसके वजूद में कोई हलचल नहीं हुई थी। वो इसे देखते नफरत से अपना मुंह फेर गई। गुल के बाद अब्रिश ही इनके घर की पहली औरत थी जो झिड़के में ऐसे चली आई थी। अब्रिश का ब्रीक नेट का दुपट्टा सर से पिन किए पीछे की तरफ बैक पर था। इसकी फिटिंग ब्लाउज में इसकी तमाम आईनियां पूरे आपोताब में जाहिर थी। बहुत से लोगों की नजरें अब्रिश पर महसूस करते जरान का तन मन सलक उठा था। जरान ने इसकी तरफ बढ़ते अपनी शाल कंधों से उतार कर अब्रिश को उड़ाई। अब्रिश इसकी शाल में लिपटने जरान को आंखों में गुस्से की हिद्दत लिए देख रही थी, जिसकी शाल आज इसे अपने गिर्द बदन पर लिपटी चूंटियों की मानंद रिकती हुई महसूस हो रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मना किया था तुम्हें यहाँ आने से। जरान ने इसकी कलाई को अपनी वैशी गिरफ्त में लेते इस पर सर्द सिलगाती नजर डालते दांत पीसे थे। इसे सुर्ख सर्द नजरों से घूरते वो इसकी कलाई झगड़े दरवाजे की तरफ बढ़ा। छोड़ो मुझे मिस्टर खानजादा, मुझे दादाजी से बात करनी है। अब्रिश पूरी कुव्वत से जरान खानजादा से अपनी कलाई छुड़ाते हुए नफरत से पंगाड़ी। असफंद अब्रिश को देखते सोफे पर ही बैठा रहा था। इसका मकसद सिर्फ जरान खानजादा को तकलीफ पहुंचाना था और जरान का सुरख चेहरा तने हुए नकोश इसे सुकून दे गए थे। यहाँ तक कि वो अब्रिश की तकलीफ, अब्रिश का वजूद भी इग्नोर कर गया था। अब्रिश बेटा, तुम जाओ यहाँ से, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। समीउल्लाह खान ने सोफे से उठते अब्रिश के सर पर हाथ रखा। कब कब बात करेंगे आप? तब जब आपके दोनों पोतों में से मुझसे एक के नाम कर दिया जाएगा। अब्रिश ने समीउल्लाह की आंखों में देखते सवाल देगा। तुम मेरी मांग हो, तुम सिर्फ मेरे ही नाम होगे, किसी की इतनी हिम्मत नहीं मेरी मांग का फैसला करे। जरान ने पूरे जिरगे पर नजरें डालते गिरते हुए अपना फैसला सुनाया। मैं तुम्हारी हूं या नहीं, इस बात का फैसला सिर्फ मैं करूंगी। अब्रिश अपने आंसू साफ करते जरान की आंखों में देखते जहर खंड लहजे में बोली तो पूरे जिरगे में एक पल के सांप सूख गया था। वो जरान की आंखों में आंखें गाड़े इसके सामने जमकर खड़ी थी। जरान इसकी आंखों में ठहरी नफरत देखकर अपने जबड़े बेच गया था। चलो यहाँ से। जरान ने दांत पीसते हुए अब्रिश की कलाई को दोबारा से अपनी सख्ती गिरफ्त में जिगरते हुए इसे कहर बरसती निगाहों से घूरा था। आंखों में इसे वार्निंग दी थी कि वो मजीद एक लफ्ज ना बोले। इसकी सुर्ख आंखों की अब्रिश की रगों में दौड़ता खून साफ कर रही थी, मगर फैसला लेने का यही वक्त था। वो मरकर भी अब इसका होना नहीं चाहती थी। दाजी, अगर आप लोग मुझे बनी में ही देना चाहते तो मुझे असफंदियार खान की बनी में दे दे। बबर असफंदियार खान का भाई था, जरान खान ज्यादा का नहीं। असूलन मेरा किसी भी तौर पर जरान खान ज्यादा की बनी में आना बनता नहीं है। अब्रिश ने अपनी कलाई छुड़वाते जरान को आंखों में गुस्से की सुर्खी लिए देखता अपना फैसला सुनाया था। जरान की इसकी कलाई पर गिरफ्त खतरनाक हद तक मजबूत हुई थी। आंखों में खून की लाली बढ़ी थी। अब्रिश को अपनी कलाई इसकी गिरफ्त में चिटकते हुए महसूस हुई थी। तकलीफ की शिद्दत में इसकी आंखों की शबनम बढ़ते आर्ट्स का हिस्सा बने, मगर इसने अपने चेहरे पर दर्द की रमक नहीं आने दी थी। न ही इसकी गिरफ्त से ही अपनी कलाई छुड़वाई थी। वो आंखों में नमी के साथ नफरत लिए इस्तजाई अंदाज में जरान खानजादा को देख रही थी। पूरे जिरगे के सामने अब्रिश ने जैसे जरान के मुंह पर तमाशा मार दिया था। जिरगे में बैठे अफराद की आपस में चकमगोइयां शुरू हो चुकी थी। कुछ लोगों के चेहरों पर इस्तजाई मुस्कुराहट भी थी। कुछ लोग अब्रिश की इतनी बदजुबानी पर इसे गुस्से और नफरत से देख रहे थे, जो अपना औरत होना ही भूल चुकी थी। मर्दों के दरमियान तनकर खड़ी थी। अब्रिश, तुम अंदर चलो, हम ये फैसला करने वाले हैं। हम ये फैसला करने वाले हैं, जाओ यहाँ से तुम। दरीद खान मजीद अपने गुस्से पर कंट्रोल ना कर सके। इन्हें सामने खड़ी छटांग बड़ लड़की पर शदीद गुस्सा आया था। वो अब्रिश के हवेली से भागने के बाद इससे शदीद मुंतकिर हो चुके थे। रही से एक कसर अब्रिश ने जिरगे में आकर पूरी कर दी थी।
मैं अंदर नहीं जाऊंगी, किसी भी सूरत नहीं। ये मेरी जिंदगी का फैसला है, मेरे निकाह का फैसला करने वाले आप लोग होते कौन है? बबर को एल ने मारा है, इसका फैसला पुलिस करेगी या आप लोग नहीं? अब्रिश ने जिरगे में मौजूद सबको देखते चीख कर कहा। अपनी कलाई को वो जरान की गिरफ्त से छुड़वा चुकी थी। जरान खानजादा इसकी कलाई छोड़कर रुक पलटे, अपने मुंह पर हाथ फेरते खड़ा था। दिमाग की रगे आग का गोला बनी हुई थी। वो अपने जबत पर काबू पाने की नाकाम सही कर रहा था, मगर आंखों में खून उतरकर इसकी नीली रगों का जिगागर कर चुका था। ओ मारा, तुम पागल हो गया है क्या? तुमको तमीज है या नहीं? यह फैसला हम लोग करेगा, और तुम्हारा भाई ने समीउल्लाह के पोते और अरबद खान की बेटी को बबर को मारा है और मारकर भाग गया है। अगर तुमको ये निकाह नहीं करना, जाओ अपने भाई को पेश करो, इसलिए जाओ यहाँ से, हमको कानून ना सिखाओ। बरादरी के एक बुजुर्ग उठते अब्रिश को देखते नागवारियत से बोले, दाजी मैं जरान से किसी भी कीमत पर निकाह नहीं करूंगी। मैं निकाह वाले दिन सिर्फ इसलिए ये हवेली छोड़कर गई थी, जरान खानजादा जैसे खुदगर्जी इंसान से निकाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसे समझ नहीं आई। ये आज फिर से मुझे यहाँ ले आया। इसे क्या लगता है मैं ये निकाह करूंगी? कभी नहीं करूंगी। मैं जरान से निकाह करने से बेहतर मरना पसंद करूंगी। वो नफरत से भंगारती मर्दान खाना में मौजूद मर्दों के गुस्से के ग्राफ को बुलंद कर चुकी थी। जरान की मुठ्ठियां खुद ब खुद बेच गई थी। अब इसके माथे की नीली रगें जाहिर होने लगी थी। ये लड़की आज इसका जबत बुरी तरह आजमा रही थी। अब्रिश ने अपने गिरद से चाल उतारते इसे जरान खानजादा के कदमों में फेंक दी। मेरे नजदीक तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी अहमियत ये है मिस्टर खानजादा, अब्रिश ने नफरत अमेज लहजे में कहते एक एक लफ्ज छुपाया था। अगर मैं निकाह करूंगी तो सिर्फ असफंदियार खान से, क्योंकि मैं असफंदियार खान से मोहब्बत। अब्रिश के लफ्ज मुंह में ही थे कि जरान के थप्पड़ की गूंज पूरी हवेली में गूंजी थी। वो बुरी तरह लड़खड़ाई थी। अपने गाल पर हाथ रखे वो आंखों में नफरत की सुर्खी लिए जरान खान को देख रही थी। बदन में कपकपी भी ताड़ी हो चुकी थी। वो मुश्किल ही अपने कदमों के सहारे पर खड़ी थी। जिरगे में गहरी खामोशी छाई थी। समीला के चेहरे पर गैजो गजब बढ़ा था। असफंदियार खान अब्रिश की हालत देखते जबर से अपने जबड़े भींच गया था। वो कभी भी अब्रिश के साथ ऐसा नहीं चाहता था, मगर जरान की नफरत में वो हर चीज को जलाकर भस्म करना चाहता था, यहाँ तक कि अपनी मोहब्बत भी। जरान अब्रिश के लड़ते वजूद पर गैर बार नजरें डालते इसे कलाई से जगड़े जरान खाना की तरफ बढ़ा। छोड़ो मुझे। अब्रिश हल्के बल चीखी, अपनी कलाई जरान खान जद्दा की गिरफ्त से छुड़वा रही थी। जरान खान जद्दा ने इसे जरान खाने में लाकर सोफे पर बिठाया था। वो सोफे पर उनके मुंह गिरती बुरी तरह रो दी थी। मोड़े, चादर ओढ़ाए, इसे मौलवी आता ही होगा। जरान ने कहते मर्दान खाना की तरफ कदम बढ़ाए थे। मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगी जरान खान ज्यादा, चाहे तुम मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालो। अब्रिश सोफे पर सीधे हुए चीखी। अब्रिश की बात सुनते जरान के कदम कुछ पल के लिए ठहरे थे, मगर फिर वो लंबे लंबे डग बढ़ता वहां से चला गया था। डग बढ़ता मतलब के लंबे लंबे कदम लेता वहां से चला गया था। पहले उसके कदम रुक गए थे। तुम एक बारी इस हवेली का बहू बन जाओ, हम तुम्हारा जुबान कैसे काटते हैं तुम देखना। बस दुआ करो तुम हमारी असवंत की दुल्हन ना बनो। अगर तुम असवंत के निकाह में आ गया, हम तुम्हारा वो हाल करेगा कि तुम किसी के सामने बोलने के काबिल नहीं रहेगा। रोजनिया खान नफरत हकारत से बोलते वहां से चली गई थी। अब्रिश ने बुरी तरह रोते हुए अपने कानों में पड़े ओजियों को पहुंचा था। वो मुंह पर हाथ रखते बेहसी से चीखें मारते रो दी थी। तो खत्म करते हैं हम यहाँ पर अपनी 2 एपिसोड, एपिसोड नंबर 32 और 33। अगर आप लोगों को ये दोनों एपिसोड्स अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को जाकर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक जुड़िए रहेगा हमारे साथ। अल्लाह हाफिज।